शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आफ्टर रोड एडिशन क्यूरीज 2। ये हमारा पिछली प्रॉब्लम का फॉलोअप है। इस प्रॉब्लम में हमें अगेन एक इंटीजर n और एक 2D क्यूरीज एरे दिया हुआ है। हमारी n सिटीज है 0 to n-1 और i से i+1 सिटी के बीच में एक एज है। और क्यूरीज एरे में हमारी ui, vi हर बार एक एज हमारे ग्राफ में ऐड होती रहेगी। साथ में हमें कुछ इस टाइप का ये कॉन्स्टेंट ऐड किया है कि हमारे इस क्यूरीज एरे में किस टाइप की क्यूरीज आएंगी, उस पर कुछ कॉन्स्टेंट ऐड किया हुआ है। इसको हम देखेंगे कि ये कॉन्स्टेंट क्या है। हमें 0 से n-1 0 सिटी से शुरू करना है n-1 तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हम पहुंच सकते हैं वो रिटर्न करना है। और ये हमें हर एक क्यूरी में जो एक एज ऐड हो रही है उसके बाद रिटर्न करना है। तो हमारा आंसर एरे किस साइज का रहेगा? जो भी हमारा क्यूरीज एरे का साइज होगा। जैसे हमें दिया है कि स्टार्टिंग हमारी ये 5 सिटी थी, एन हमारा 5 था। क्यूरी 1 में हमारी ये एज 2 से 4 की एज ऐड हो गई। तो इसके बाद हम 0 से 4 कितने डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं? एक एज, 2 एज, 3 एज, 3 में पहुंच सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 3। फिर हमारा सेकंड दिया है कि मान लो हमारी ये 0 से 2 ये एज ऐड हो गई, तो अब हम 1 2 डिस्टेंस पे पहुंच सकते हैं। फिर हमारी ये 0 से 4 ये एज ऐड हो गई, तब हम डायरेक्ट इस एज को ट्रेवर्स करके एक ही डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं। तो हमें ये एरे हर बार जब हम एज ऐड कर रहे हैं तो उसके बाद 0 से फाइनल नोड n-1 नोड उस पर हम कितनी एजेस को ट्रेवर्स करके पहुंच सकते हैं वो हमें स्टोर करना है और हर एक क्यूरी का रिजल्ट हमें रिटर्न करना है। सेम ही प्रॉब्लम हमारी पिछले जैसी, लेकिन हमारी नंबर ऑफ क्यूरीज और हमारे नंबर ऑफ वर्टिसेस ये 10⁵ तक पहुंच गए हैं। पहले हमारे 500 थे, अब 10⁵ तक पहुंच गए हैं। यानी कि हमें कोई एफिशिएंट एल्गोरिथम ऑर्डर ऑफ एन या फिर एन लॉग ऑफ एन इस टाइप का कोई एल्गोरिथम देखना पड़ेगा। और हम इसको अचीव कर पाए इसके लिए इन्होंने हमें एक ये कांस्टेंट ऐड किया है। ये कांस्टेंट हम समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। कांस्टेंट हमारा क्या कहता है? क्यूरीज ऑफ i0 यानी हमारा सोर्स वर्टेक्स, ith क्यूरी का सोर्स वर्टेक्स, इसको मैं u1 मान लेता हूँ। फिर हमारा jth क्यूरी का सोर्स वर्टेक्स, इसको मैं u2 मान लेता हूँ। u1 हमारा u2 से छोटा। फिर हमारा ith क्यूरी का फर्स्ट डेस्टिनेशन वर्टेक्स, ये हमारा इससे छोटा u2 से छोटा, इसको मैं v1 मान लेता हूँ। सिमिलरली jth क्यूरी का डेस्टिनेशन वर्टेक्स, इसको मैं v2 मान लेता हूँ। तो हमारी कंडीशन क्या बन रही है कि ये हमारा u2 से छोटा होगा, u2 हमारा v1 से छोटा होगा, v1 हमारा v2 से छोटा होगा। ऐसी हमारी कोई भी क्यूरी एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमारी एक टाइप की एजेस नहीं होंगी जो आपस में पार्शियली ओवरलैप हो। हमारा क्वेश्चन क्या था कि u1 u2 से छोटा हो, u2 v1 से छोटा हो, v1 v2 से छोटा हो। अगर हमारी दो एजेस इस टाइप की हैं तो इस टाइप की कोई भी क्यूरी नहीं आएगी। बेसिकली अगर हमारी इस टाइप कोई एज है, जैसे इस ग्राफ में अगर हम देखें, अगर हमारी 0 से 2 2 से 4 इस टाइप की कोई एज है तो इनको काटती हुई जैसे 1 से 3 इस टाइप की कोई एज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारी ये आपस में कट हो रहे हैं और हमें दिया है कि इस टाइप की कट वाली हमारी कोई भी क्यूरी नहीं होगी। ये कॉन्स्टेंट बहुत यूजफुल है हमारी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कि हमारी कभी भी एज आपस में कट नहीं होगी। हमारी इस टाइप से हो सकती है कि 0 से 2 फिर सेम वर्टेक्स से शुरू होकर आगे चली जाए, लेकिन कोई भी काटने वाली किसी एज को काटने वाली इस तरह की हमारी कोई भी एज नहीं होगी। सेकंड कांस्टेंट हमारा क्या है कि हमारा सोर्स हमेशा डेस्टिनेशन से छोटा होगा। जो भी हमारी क्यूरी होगी उसमें सोर्स हमेशा डेस्टिनेशन से छोटा होगा। इसका मीनिंग क्या है कि हमारी हमेशा फॉरवर्ड एजेस होंगी, कभी भी हमारी बैकवर्ड एज इस टाइप की एज नहीं होगी। बैकवर्ड एज नहीं होगी तो हमारा क्या है? साइकिल भी नहीं होगी। हमारी डायरेक्टेड एजेस हैं और सारी हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, तो हमारी कभी भी साइकिल नहीं बनेगी। साइकिल बनने के लिए हमारी कोई बैकवर्ड एज होनी चाहिए। अब हम इन दो कॉन्स्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 10 वर्टिसेस का एक ग्राफ लिया है। इनिशियली मान लिया कि हमारे पास 10 वर्टिसेस दिए हुए थे। हमारे कॉन्स्टेंट क्या थे कि हमारी केवल फॉरवर्ड एज होंगी और कोई भी पार्शियली ओवरलैपिंग या फिर कटिंग इस टाइप की एजेस नहीं होंगी। अगर अब मैं इसमें मान लो एक एज ऐड करता हूँ, जैसे मान लो मैंने 4 से 7 ये एज ऐड कर दी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मुझे डिस्टेंस सोर्स से डेस्टिनेशन ही चाहिए। मेरी फॉरवर्ड एजेस है, मैं आगे 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 ट्रेवल्स करता जाऊंगा, 4 पर आऊंगा। पहले मैं क्या कर रहा था? 4 से 5 जा रहा था, 5 से 6 जा रहा था, 6 से 7, फिर 7 से 8 और 9 इस तरह से जा रहा था। अब मुझे एक एज 4 से 7 मिल गई, तो ऑब्वियसली मैं 4 से 7 डायरेक्ट ट्रेवल्स करूंगा ताकि मेरा डिस्टेंस कम हो जाए। पहले मैं 4 से 5, 5 से 6, 7 3 एजेस ट्रेवल्स करके 7 पर पहुंच रहा था। अब मैं सिंपली 1 एज ट्रेवल्स करके 7 पर पहुंच जाऊंगा और फिर 7 से आगे 8 और 9 इस तरह से चला जाऊंगा। तो इस एज की वजह से मेरा डेस्टिनेशन का डिस्टेंस कम हो जाएगा।
और क्योंकि साथ में मुझे दिया है कि मेरी कोई भी कटिंग एज नहीं होगी, यानी कि 5 से 8, 6 से 8 इस टाइप की कोई भी एज नहीं हो सकती, क्योंकि इस टाइप की एज होगी तो क्या होगा, कट आ जाएगा। तो इसलिए मैं इनको इफेक्टिवली ये मान सकता हूँ कि मेरी ये एज ग्राफ में है ही नहीं, क्योंकि मेरा कोई भी पाथ ले लो वो इन नोड से होकर शॉर्टेस्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरी क्रॉस कटिंग इस टाइप की एजेस है ही नहीं। मेरा पाथ शॉर्टेस्ट कब हो सकता था, जैसे 4 से 7 पर जा रहा हूँ, अब मैं 5 से डायरेक्ट इस टाइप की कोई एज आ सके, फ्यूचर में इस टाइप कोई एज आ जाए जो 5 से मुझे डायरेक्ट डेस्टिनेशन पर ले जाए, तो मेरा पास शॉर्टेस्ट हो सकता था कि मैं 4 से डायरेक्ट 7 पर जंप करने की बजाय 4 से पहले 5 पर जाऊं, फिर 5 से डायरेक्ट जंप करके आगे चला जाऊं। लेकिन क्योंकि मेरी कट एज इस टाइप की एजेस अलाउड ही नहीं है, तो कभी भी 5 से एज मेरी 7 से आगे ट्रेवल्स करेगी नहीं। 5 से 7 की भी आ सकती है, लेकिन 5 से 8, 9 इस तरह की एज आएगी नहीं। और मैं 5 से अगर मैक्सिमम 7 पर ही जा सकता हूँ, तो क्यों ना बेटर हो कि मैं 4 से ही 7 पर चला जाऊं। मैं 4 से 5 एक्स्ट्रा ट्रैवर्स ही क्यों करूं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमारी कोई एज आए, जैसे 4 से 7 की एज आई, तो हम हमेशा 4 से 7 इस एज को ट्रैवर्स करके ही आगे जाएंगे, कभी भी 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 इस तरह से नहीं जाएंगे। तो इफेक्टिवली हम इन नोड्स को ग्राफ से रिमूव कर सकते हैं। तो अब हमारा ग्राफ क्या रह जाएगा, हमारा 4 से 7 डायरेक्ट इस टाइप की एज आ जाएगी। अभी हम इसमें एक और एज ऐड करते हैं। हमने यहाँ पर 0 से 2 ये एज ऐड करी, इसका इम्पैक्ट भी क्या आएगा, हम हमेशा 0 से 2 ये वाली एज लेंगे, कभी भी 1 को बीच में लेंगे नहीं। तो हम इस 1 को भी अपने ग्राफ से रिमूव कर सकते हैं, इस नोड को भी, इसके कोरस्पॉन्डिंग एजेस को भी रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा ग्राफ इस तरह से दिखेगा। अब मान लो मेरी एक एज आ जाए 3 से 8, मेरी कट वाली एज नहीं आ सकती, लेकिन पूरी की पूरी जो इसको कवर कर दे उस टाइप की एज तो आ ही सकती है। अब मेरा इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मैं 0 से 2 जाऊंगा, फिर 2 से 3 जाऊंगा, पहले मैं 3 से 4, फिर 4 से 7 और फिर 8, फिर 9 इस तरह से जा रहा था। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, 3 से 8 मेरी एक एज है, तो हमेशा इस एज को ट्रेवर्स करने पर ही मेरा शॉर्टेस्ट पाथ आएगा। तो मैं 4 और 7 इनको भी अपने ग्राफ से डिलीट कर सकता हूँ। तो अब मेरा ग्राफ क्या बचा, 0 से 2, 2 से 3, 3 से 8, 8 से 9, और मेरा सोर्स यानी 0 से लेकर 9 लास्ट नोड का डिस्टेंस कितना होगा, मेरा 1, 2, 3, 4। और ये नोट करो हमेशा कितना होगा, जितनी आपकी नोड बची होंगी, हमारी 5 नोड बची है, -1, जितनी हमारी नोड बची होगी -1। जैसे हमारी यहाँ पर 5 बची थी, उसमें से हमारा -1 करके 4 एज में हम डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। सिमिलर जब हमारा ग्राफ ये था तो हमारी कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 एजेस में पहुंच रहे थे, और हमारी नोड कितनी थी, 5 + 3, 8, 8 -1। हमेशा हमारी जितनी नोड बची होगी -1, उतनी एजेस को ट्रेवर्स करके हम डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। अब मान लो मेरा ग्राफ ये था 0 से 2, 2 से 3, 3 से 8, 8 से 9 इतना ही रह गया था। और अब मेरी एक एज आ जाए 4 टू 5, मेरे क्यूरीज एरे में एक एज आ जाए 4 टू 5, 4 टू 5 इस टाइप की कोई एज आ जाए। ये तो 4 और 5 दोनों ही मैं डिलीट कर चुका हूँ, मेरे ग्राफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस केस में क्या करना है हमें, इस केस में देखो हमारी ये एज ऐड हो गई, लेकिन जब भी हम 3 पर आएंगे डायरेक्ट यहाँ से जंप करके 8 पर चले जाएंगे। कभी भी हम 4 पर आएंगे नहीं, 5 पर आएंगे नहीं, डायरेक्ट हम 3 से जंप करके आगे चले जाएंगे। तो ये वाली एज, इस एज के ऐड होने से हमारे 0 से लेकर n-1 इस नोड के डिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली हम इस एज को इग्नोर कर सकते हैं कि हमें इसको ग्राफ में ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमारे आंसर पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिंपली हम इसको इग्नोर कर देंगे, और जो हमारा प्रीवियस साइज होगा 0, 2, 3, 8, 9 5 नोड्स थी, -1 इतना डिस्टेंस हमें अभी भी लगेगा। अब लास्ट में आता है कि हमने अप्रोच तो डिस्कस कर ली, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। हमारे कॉन्स्टेंट से 10⁵ और वर्स्ट केस में हम n log of n इस टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले सकते थे। तो हमें एक एज मिली, जैसे 4 से 7 मिली। अब हमें 5 और 6 इनको ग्राफ से रिमूव करना है। इनको रिमूव कैसे करें, तो इसके लिए आप देखो, मैं अपनी प्रॉब्लम को अब इस तरह से कंसिडर कर सकता हूँ कि मेरा एक एरे दिया है यूनिक एलिमेंट्स का 0 से n-1 जिसमें एलिमेंट्स है, एक यूनिक एरे दिया है, उसके अंदर मुझे एक रेंज दे दिया है कि 4 से 7 इसके बीच की नोड्स को डिलीट कर दो, और उसके बाद एरे का साइज -1 रिटर्न कर दो। क्योंकि हमारा 0 से n-1 इसका डिस्टेंस कितना हो रहा था, जितनी हमारी नोड्स बची -1। हमारा एक एरे दिया है जिसके अंदर हमें हर बार कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रेंज के एलिमेंट्स को रिमूव कर दो। 4 से 7 है, यानी इसके बीच के जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको एरे से रिमूव कर दो। उसके बाद मेरा जो एरे का साइज बच रहा है -1, वो मुझे रिटर्न कर दो, ये कह सकता हूँ। तो अगर हम नॉर्मल एरे से किसी एलिमेंट को रिमूव करेंगे,
तो हमें बाकी सबको शिफ्ट करना पड़ेगा, वन बाय वन शिफ्ट करना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ एन लगेगा हमें एक रिमूवल के लिए। हमारी टाइम वेलोसिटी एन स्क्वायर इसमें जा सकती है। हम इसको बेटर कैसे करें? हम कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लें जो इन रिमूवल ऑपरेशंस को एफिशिएंटली कर दे, प्रोबेबली log ऑफ n में कर दे, और फिर लास्ट में हमें जितने हमारे एलिमेंट्स बच गए, बेसिकली साइज, एरे का साइज कितना बचा है वो भी दे दे। तो ऐसा एक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारे सारे यूनिक ही एलिमेंट्स हैं, तो हम सेट का यूज कर सकते हैं, ऑर्डर सेट। ऑर्डर सेट में हमारा क्या होगा? काइंड ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, और हर एक ऑपरेशन हमारा log ऑफ n होता है। हमें अगर किसी नोड को रिमूव करना हो, इरेज करना हो, तो भी हमें log ऑफ n लगेगा। कुछ इंसर्ट करना हो तो भी log ऑफ n लगेगा। हमारा हर एक ऑपरेशन log ऑफ n हो जाएगा। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे? जो भी हमारे सारे यूनिक एलिमेंट्स है 0 से 9, इसको सेट में इंसर्ट करेंगे, तो हमारा n log ऑफ n इसमें हमारा सेट बन जाएगा। फिर जब भी हमारी रेंज आएगी 4 to 7, तो सिंपली हम क्या करेंगे? एरे में इसका इंडेक्स फाइंड आउट कर लेंगे कि कहाँ पर है, सेट में हमारा ये कहाँ पर पड़ा है। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट एलिमेंट से डिलीट करना शुरू करेंगे। कब तक डिलीट करेंगे? जब तक हमारी एंड रेंज नहीं आ जाती, इससे पहले तक हम रिमूव कर देंगे। और रिमूवल ऑपरेशन में हमारे क्या होंगे? log ऑफ n ही होंगे। और सेट है, तो लास्ट में जब भी हमें सेट का साइज चाहिए होगा, हम सेट डॉट साइज, उससे इसका साइज भी ले सकते हैं और -1 करके स्टोर कर सकते हैं। तो हर एक क्वेरी में हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो सोर्स है इसको फाइंड आउट करेंगे कि हमारे सेट में है या नहीं है। अगर है, उसके नेक्स्ट एलिमेंट से डिलीट करना शुरू करेंगे, और जब तक हमारी एंड रेंज नहीं आ जाती वहां तक एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे। तो अगेन हमारा इरेज ऑपरेशन क्या होगा? log ऑफ n। और क्योंकि हम एक बार डिलीट कर दिया तो ये हमारे सेट से रिमूव हो गया, तो वर्स्ट केस में हमारे n एलिमेंट्स रिमूव हो सकते हैं, हर एक नोड एक बार रिमूव हो सकती है। तो n log ऑफ n, यहाँ पर भी हमें वर्स्ट केस में इतने ऑपरेशन लग सकते हैं। और क्योंकि हमारी क्यू क्यूरीज है, तो हमारी कुछ क्यूरीज ऐसी भी हो सकती है, जैसे 5 और 6 मैंने डिलीट कर दिया, तो एक एज 5 से 6 आ जाए, तो हर बार मुझे फाइंड भी करना है कि मेरा 5 एग्जिस्ट करता है नहीं करता, 6 एग्जिस्ट करता है नहीं करता, सोर्स और डेस्टिनेशन एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। तो मैं क्यू क्यूरीज के लिए फाइंड ऑपरेशन भी लूंगा। फाइंड अगेन मेरा क्या है? log ऑफ n है, तो मेरा क्यू log ऑफ n ये फैक्टर भी ऐड होगा। तो मेरी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी क्या आएगी? n log ऑफ n प्लस q log ऑफ n। हमने प्रॉब्लम को किस में रिड्यूस कर दिया? कि हमारे पास एक एरे है जिसमें सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं, हमें हर बार एक रेंज में एलिमेंट्स को रिमूव करना है, और उसके बाद साइज -1 स्टोर करना है। तो इसके लिए हम सेट का यूज करेंगे। सेट में पहले इंसर्ट कर देंगे, फिर जो भी हमें स्टार्ट पॉइंट दिया वो फाइंड आउट करेंगे, उसके नेक्स्ट एलिमेंट से हम इरेज करना शुरू करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक हमारा एंड पॉइंट नहीं आ जाता, और फिर सेट का साइज -1 हमारे आंसर में स्टोर कर लेंगे। सबसे पहले हमने एक सेट लिया और अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हमें हर एक क्वेरी को प्रोसेस करना है। जो हमारा सोर्स है और डेस्टिनेशन है वो हमें 0 और 1 से मिल जाएगा। फिर अगर ये हमारा सेट में प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? कि ये वाले एलिमेंट ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं। डिलीट हो चुके हैं तो इस एज से हमारे शॉर्टेज डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो अभी हमारे सेट का साइज है -1, वो अपने आंसर में स्टोर कर लो। अगर ये सोर्स और डेस्टिनेशन हमारे प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है? हमें सोर्स को फाइंड आउट करना है, उसके नेक्स्ट एलिमेंट पर जाना है, और जब तक वो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट इससे छोटा है, हमें हर बार उसे इरेज करना है। इरेज करने से पहले क्या करेंगे? हम उसको स्टोर कर लेंगे ताकि उसके नेक्स्ट पॉइंटर पर जा सके। फिर करंट को इरेज कर देंगे, और फिर करंट को अपडेट कर देंगे किससे? नेक्स्ट से। यानी कि अगर मान लो 4 से 7 के बीच में डिलीट करना है, तो पहले 5 पर आए, फिर 5 को डिलीट करने से पहले हमने 6 इसको स्टोर कर लिया अपने टेम्परेरी वेरिएबल में, फिर अपने आईटी पॉइंटर को इस 6 पर ले गए। तो वन बाय वन हम इनको डिलीट करते जाएंगे। कब तक? जब तक हमारी डेस्टिनेशन रीच नहीं हो जाती। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? अगेन हमें इस क्वेरी के लिए आंसर स्टोर करना है, तो जो हमारे सेट का साइज है -1, ये अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे, और लास्ट में हमारे इस पूरे आंसर को रिटर्न कर देंगे। और हमारी टाइम लिस्ट हमने डिस्कस करी थी, क्या आएगी? n log ऑफ n प्लस q log ऑफ, कितनी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? हम एक सेट का यूज कर रहे हैं जिसमें हम स्टोर क्या कर रहे हैं? हमारे ये एलिमेंट्स जिनका साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है? n हो सकता है। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? ऑर्डर ऑफ n। थैंक यू गाइस।